आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या वॉरियर्स। आज का जो टॉपिक है ज्यामिति का, त्रिभुजों की सर्वांग समता। इस समय मैं ज्यामिति पर वीडियो बना रहा हूं। आपको पूर्ण भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप समर्थन करेंगे तो मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा और ज्यामिति की अच्छी सी अच्छी तैयारी की गारंटी लेता हूं। ठीक, आपसे यह नहीं कहता कि पहले विश्वास आप कर लीजिए, यह नहीं कह रहा हूं पहले इस्तेमाल कर लीजिए तो एक वीडियो का, इसके बाद विश्वास कीजिए। और अगर आप समर्थन करेंगे तो उत्साह बढ़ेगा, बशर्ते आपको लाभ हो। अगर आपको लाभ नहीं है तो समर्थन की भी हमको जरूरत नहीं है। अब चलते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। इस सर्वांग समता क्या है? सर्वांग समता का मतलब होता है, सर्वांग का अगर आप विच्छेद करेंगे तो होगा सर्व अंग, यानी त्रिभुज के सभी अंग समान हो जाएं। यही है त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब सभी अंग समान होने का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कि आपके पास दो त्रिभुज हैं और ये इस प्रकार है कि सर्वांग सम है। ठीक है, अब यहां मैं लेता हूं, अगर मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज डीईएफ, और आपको यह सूचना है कि त्रिभुज एबीसी यह सर्वांग सम है, सर्वांग समता का चिन्ह है, यह सर्वांग सम है त्रिभुज डीईएफ। ठीक, अब यह सर्वांग समता का चिन्ह है, यानी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ सर्वांग सम है। अगर आपको यह सूचना हो तो आप इसका क्या मतलब समझते हैं, पहले तो हमको यह समझ लेना चाहिए। अगर त्रिभुज एबीसी और डीईएफ सर्वांग सम है तो इसका मतलब इनके संगत जितने भी अंग हैं या अवयव, अंग को मैं अवयव भी कहूंगा, तो वो समान होने चाहिए, तभी कहा जाएगा सर्वांग सम, सारे अंग समान। यानी अगर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ सर्वांग सम है तो इसका मतलब हुआ कि यहां देखिए एबीसी नाम ले रहा हूं यहां, त्रिभुज डीईएफ, तो एबी एक भुजा बन रही है, यह भुजा डीई के संगत मानी जाएगी। इसका मतलब एबी बराबर डीई। आप समझिए, हम जानते हैं बेटा कि हो रहा होगा अंदर कुछ आप लोगों को कि इतनी सरल चीज काहे को इतने ध्यान से पढ़ा रहे हैं। पढ़ लीजिए तब आपको पता चलेगा क्यों पढ़ा रहा हूं। अभी ए बी बराबर डी, और यहां देखिए अब ए बी के संगत डी लिया जाएगा और ए सी अगर ले रहे हैं तो ए सी के संगत डी एफ लिया जाएगा, यानी ए सी बराबर डी एफ कहेंगे, ए सी बराबर डी एफ। ठीक, और अब एक भुजा और बच रही है, कौन? बी सी। अब अगर बी सी यह ले रहे हैं तो यहां ई एफ लेंगे, बी सी ई एफ। इसी को कहते हैं संगत। ए बी सके हुए दो बिंदु ले रहे हैं ना, यहाँ डी, ए बी बराबर डी, बी सी बराबर ई एफ, ए सी बराबर डी एफ, यही है संगत होना। ठीक, अब संगत कोण भी बराबर होंगे, भुजाएं भी और कोण भी, यही है अंग त्रिभुज के। तो कोण ए बराबर कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर आप कोण ई नहीं कर सकते, कोण ए बराबर कोण एफ नहीं कर सकते, ना तो भुजा ए बी बराबर ई एफ कर सकते हैं। ठीक, अभी आगे समझाऊंगा मैं। अब कोण ए बराबर क्या हुआ? कोण ए बराबर कोण डी। अब कोण बी बराबर कोण ई, देखिए यहां दूसरे नंबर पर बी है, यहां ई है, माने कोण बी बराबर कोण ई। ठीक, अब कोण सी बराबर कोण एफ, या तीसरे नंबर पर है या तीसरे नंबर पर है, कोण सी बराबर कोण ई। आपको बताना है क्यों जरूरी है। यह इसलिए जरूरी है कि आप संगतता की पहचान कर ले। बार बार मैं प्रयोग करूंगा कि संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत कोण बराबर होंगे। तो संगत है क्या, उसे आप जानते रहिए पहले से, और नहीं तो आप किस प्रकार की गलती करेंगे आइए दिखाते हैं। अगर यही कह दिया जाए कि कोण ए बराबर कोण डी, ठीक है, अब भुजा ए सी बराबर भुजा डी एफ,
आप ध्यान से देखना। अब कोण बी बराबर कोण एफ, यहाँ दो दो कर दे रहा हूं इस तरह से। और आप क्या करेंगे, आप तो निकलेंगे उतावले भी, और आप तुरंत कह देंगे कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज डीईएफ, क्योंकि आप संस्कार बस रट लिए हैं कि एबीसी पढ़े तो डीईएफ पढ़े। चलो अब आप हो जाएंगे यहां गलत। अब जरा संगत भुजा आप देखिए, ए बी के बराबर हमने क्या बताया था, डीएफ, और आपके ए बी के बराबर क्या निकल गया, डी। यह आपका हो जाएगा गलत। ठीक, यह हो जाएगा गलत। और तब आप क्या कहेंगे, त्रिभुज ए बी सी अगर नाम ले लिए तो यहां आप देखिए कि कोण ए कोण डी के बराबर है, तो हम डी से ही शुरू करेंगे। अगर यहाँ ए से तो यहाँ डी से। फिर आप देखिए कि ए बी जो है वह डी एफ के बराबर जा रहा है, तो आप अगर यहाँ बी ले रहे हैं तो यहाँ एफ लीजिए, डी एफ, त्रिभुज डी एफ। इसके बाद यह सी जा रहा है, तो तीसरा तो सब में वही जो बचे वो आप ले लीजिए, दो तो हो गया, तीसरा ले लीजिए। अब ये होगा संगत। संगत तो कैसे हुआ, अब ए बी बराबर डी एफ, देखिए आ रहा है नहीं, ए बी बराबर डी एफ, और इसके बाद बी सी बराबर एफ आई हो ही जाएगा अपने आप, और ए सी बराबर डी, ये बराबर हो जाएगा डी के, ए सी बराबर डी। ठीक था। और अब कोण भी बराबर करोगे तो कोण कौन कौन से बराबर होंगे, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण एफ बताना पड़ेगा, कोण बी बराबर कोण एफ, यही है संगत था। अब कोण सी बराबर कोण ए। मेरे कहने का जो तात्पर्य था वह यह था कि अगर ए बी बराबर डी एफ कहा है और कोण ए बराबर कोण डी, अगर यह त्रिभुज आप ए बी सी से शुरू कर रहे हैं तो चूंकि ए से शुरुआत हो रही है तो यहाँ डी से करिए, चूंकि कोण ए बराबर कोण डी, और अगर ए बी पर आ रहे हैं तो आप डी एफ पर जाइए, त्रिभुज डी एफ। अब हो सकता है अब लिखते समय ये लिख देते हैं कि त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम कर दिए, तो क्या गलती है, गलती कैसे हो, गलत क्यों हो सकता है, क्योंकि सर्वांगसम है, अब है तो त्रिभुज हुआ वही, क्या दिक्कत है। डी त्रिभुज एबीसी कहिए और त्रिभुज डी एफ, चाहे त्रिभुज डी एफ, त्रिभुज हुआ तो वही है, सच बात है वही है, लेकिन संगत नाम में आप उलझ जाएंगे, संगत भुजा संगत अवयव पहचानने में उलझ जाएंगे, इसलिए सावधानी बरते आप। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब सर्वांग समता की शर्तें देखते हैं। सर्वांग समता की शर्तें का क्या मतलब हुआ कि अगर दो त्रिभुज दिए हों और जो शर्त आप पढ़ेंगे उनका पालन हो रहा है, तो आप कह दीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। और सर्वांगसम में एक चीज बेटा समझते रहना, अभी जो पीछे हमने बताया थोड़ा सा उसमें और एक बात बढ़ा दे रहा हूं ताकि आप सर्वांगसमता को कायदे से समझ लें। यहाँ आप देखिए, अगर ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होंगे, मान लीजिए डी ई एफ है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम होंगे, तो इसका मतलब हुआ केवल त्रिभुज में ही नहीं किसी भी आकृति में सर्वांगसम कहे, तो इसका मतलब हुआ कि इसको उठा करके आप इस पर रख दीजिए तो यह पूरी तरह से ढक जाएगी। यानी अगर कोण ई कोण बी के बराबर है, कोण डी कोण ए के बराबर है, कोण सी मान लीजिए या के बराबर है, अब ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए ये सर्वांगसमता की शर्त नहीं है, सर्वांगसमता की शर्त नहीं है, एक भुजा आपको बताना पड़ेगा, एक कोण मत बताइए। चलिए अब इसको उठाइए इस तरह से कि शीर्ष ई को बी पर रख दीजिए और यह जो डी भुजा है इसको ए बी पर रख दीजिए, तो यह और यह बराबर लंबाई के हैं, ई जो है बी पर पड़ेगा और ई डी जाकर के भुजा ए बी पर पड़ेगी और डी जाकर के ए पर पड़ेगा, क्योंकि जितना लंबाई है उतनी लंबाई है। और जब इस पर पड़ जाएगा और चूंकि कोण बराबर है यह, तो जितने एंगल पर यह घूमेगा बीसी उतने एंगल पर यह भी घूमेगी,
EF, तो EF पड़ जाएगी BC पर अपने आप। ठीक, अब आप यह डर रहे होंगे कि यह EF तो भाग जाएगा, बाहर भी भाग सकता है, नहीं भागेगा, क्योंकि यहाँ कोण D और कोण A बराबर हैं, तो जितने एंगल पर AC घूमेगी उतने पर DF घूमेगा, इसलिए यह जाकर के इसी पर पड़ेगा, मतलब तीनों शीर्ष पर पड़ेंगे, यानी यह पूरा त्रिभुज पूरी तरह से ढक जाएगा। कोई भी सर्वांग समता की आकृति हो, अगर आप रखें उस पर और वह पूरी तरह ढक जाए तो आप कहेंगे कि यह सर्वांग सम है। ठीक, केवल त्रिभुज में ही नहीं और आकृतियों में भी सर्वांग सम शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम सर्वांग समता की शर्तें देखते हैं। पहला, भुजा कोण भुजा। अब भुजा कोण भुजा को 60 में कहते हैं भू को भू। अब थोड़ा सा अगर आप अंग्रेजी जानना चाहें तो अंग्रेजी में इसे कहेंगे यस ए यस। साइड एंगल, साइड साइड मतलब भुजा, एंगल मतलब कोण। इसका क्या अर्थ होगा? भुजा कोण भुजा ये जहां रखे गए हैं ना, वो उसी अर्थ में प्रयुक्त किए जाएंगे। यानी अगर दो त्रिभुज हो, ध्यान देना, अगर दो त्रिभुज हो, मान लीजिए ABC और DEF, अब भुजा कोण भुजा है ना, भू को भू, तो इसका मतलब हुआ कि दो भुजाएं बराबर हो और उन भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो। तो कोई भी दो भुजा, मान लीजिए यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, एक ही त्रिभुज की दोनों भुजाएं नहीं कह रहा है, दो त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर हो और उनके बीच का, यह इसके बराबर हो गया माने AB DE के और BC EF के, और उनके बीच का कोण, तो AB और BC के बीच कोण B और DE और EF के बीच कोण E। अगर इतना यह शर्त लागू हो रहा हो तो आप कह दीजिए तुरंत कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यानी इस त्रिभुज को अगर इस पर रखें उठाकर, BC को EF पर रखें, बराबर लंबाई का है, B को E पर, C अपने आप F पर चला जाएगा, और ये बराबर कोण है तो जितने पे यह घूमेगा उतने पे B है, और बराबर लंबाई के है तो ये जाकर के D पर पड़ जाएगा, तब यह CA अपने आप FD पर पड़ जाएगा और ये त्रिभुज पूरी तरह से ढक जाएगा, सर्वांग सम हो गया। ठीक, एक पहला कंडीशन। अब दूसरा चलते हैं। अब भू को भू है, चलिए इस बार को भू को ले लेते हैं, को भू को। अब बार बार नहीं ये पूरा लिखेंगे, को का मतलब कोण, भू का मतलब भुजा, को का मतलब कोण। यानी अगर आप अंग्रेजी में लिखेंगे AS माने एंगल साइड एंगल। अब एंगल साइड एंगल का क्या मतलब हुआ? अगर दो त्रिभुज हैं, अगर दो त्रिभुज हैं और इस दोनों त्रिभुजों में एंगल बराबर है, दो एंगल, और उनके बीच की भुजा, मान लीजिए त्रिभुज ABC है और त्रिभुज DEF। ठीक, और अगर अब देखिए AS A है, मतलब दो कोण बराबर होंगे तो संगत कोण लिया जाए, जैसे मान लीजिए कोण A बराबर कोण D हो गया, अब कोण B बराबर कोण E हो गया। अब दोनों एंगल के बीच एक साइड होना चाहिए, यानी भुजा, दोनों कोणों के बीच की भुजा होनी चाहिए, तो दोनों कोणों के बीच की भुजा मान लीजिए यह है, यह बराबर हो गया, तो आप डिक्लेयर कर दीजिए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। यहाँ हम लिख दे रहे हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज, एक मिनट यहाँ लिख दे रहे हैं, इसके लिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF हो जाएगा। इसमें भी हो जाएगा त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। ठीक, ये दूसरा कंडीशन हुआ। अब तीसरा लेते हैं, अब तीसरा लेकर चलते हैं। मान लीजिए भुजा 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 भू भू भू, यानी यस यस यस। ठीक,
अब यस 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 का क्या मतलब हुआ? एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो। ए बी सी, मान लीजिए त्रिभुज है डी। अब त्रिभुज ए बी सी माने इसमें तीनों संगत भुजाएं आप ऐसे बराबर मान लीजिए कि ए बी के बराबर डी है, बी सी के बराबर ई एफ और ए सी के बराबर डी एफ। तब आप नाम लेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समत्रिभुज डी ई एफ कर देंगे। ठीक, अब चौथा चलते हैं। सकभु, सकभु, सकभु का मतलब यहां लिख दे रहे हैं समकोण कर्ण भुजा। इसको पूरा इसलिए लिख दिए कि आप समझ लीजिए कि यह समकोण लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ यह समकोण त्रिभुज में होगा। यानी अगर दो समकोण त्रिभुज हैं, अगर समकोण त्रिभुज पहले से दिया है माने ए बी सी और डी ई एफ समकोण कह दिया है इसको। हम मान लेते हैं कि इनमें कोण, इसमें कोण बी और इसमें कोण ई समकोण है। तो एक तो पहले कह दिया कि समकोण माने यहाँ यानी समकोण त्रिभुज होना चाहिए, यानी एक कोण समकोण हो, फिर कर्ण बराबर हो, समकोण कर्ण, और एक भुजा बराबर हो जाए। चाहे यह भुजा बराबर हो जाए, चाहे यह भुजा, चाहे जो भुजा बराबर हो जाए। मान लीजिए ए बी बराबर डी। तो दो समकोण त्रिभुजों में अगर कर्ण और दो संग कोई एक संगत भुजा जैसे ए बी बराबर डी समान हो तो दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। क्लियर? एक कंडीशन और मैं जोड़ दे रहा हूं, पांचवा। आप हो सकता है कहें कि चार ही तो शर्त हमने पढ़ा है, आप पांचवा देख लीजिए। पांचवा इसलिए कि आप तुरंत निष्कर्ष में पहुंच सके अगर कहीं समस्या है। यहाँ देखिए को भू को आपने पढ़ा, यहीं से एक निष्कर्ष और निकाल दे रहे हैं कि को भू को में आपने देखा कि दो कोण हों उसके बीच की भुजा। आप और गौर से इसको देखना, को भू को दो कोण बराबर हो रहे हैं और उनके बीच की भुजा बराबर हो तो सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। अब चूंकि बेटा दो कोण बराबर हो रहे हैं, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर, क्योंकि तीनों का कोण योग 180 अंश होना चाहिए। तो कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, इसलिए कोण सी अपने आप कोण एफ के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ को इधर भी हम ले सकते हैं और भू कहीं बाहर, कोई दिक्कत नहीं, यह भी कंडीशन हो सकता है। यानी दो कोण और कोई भुजा बराबर हो जाए तब भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक, आशा है समझ गए। अब कुछ और एक बात बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और थोड़ी बात और आगे बताएंगे आपको। अब देखिए अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ, तो बेटा हमने आपको समझाया कि इसका अर्थ यह हुआ कि इस त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होंगे। यानी कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर, अगर इस तरह से लिखे हैं तो इसका अर्थ यही निकालेंगे कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। अब भुजा ए बी बराबर भुजा डी ई, भुजा बी सी बराबर भुजा ई एफ, अब भुजा ए सी बराबर भुजा डी एफ। यही हुआ संगत होना। एक बात और अब आपको समझना है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके क्षेत्रफल भी
बराबर होंगे। अब इसमें एक पॉइंट ये आप समझ लीजिए कि अगर यह है, यदि सर्वांग सम है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यह बराबर होगा त्रिभुज डीई एफ के क्षेत्रफल की। पहली बात, ये पहला पॉइंट आप समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट आप समझ लीजिए कि कोई त्रिभुज, हाँ ये टेक्निकल प्रश्न में कहीं पूछ देता है गणित में, कोई त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होता है। दो होना जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई त्रिभुज स्वयं के भी सर्वांगसम होता है, यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी। ऐसा अगर कहीं थोड़ा सा उलझा करके आपको प्रश्न बना रहा है तो आप समझ लेंगे, इसलिए इतनी चीजें और समझा दिया आपको। बाकी अब आगे त्रिभुजों की समरूपता, फिर उनमें क्षेत्रफल का कटना, और जितनी ज्यामिति है ऊंचाई से ऊंचाई तय करेंगे ज्यामिति में। परीक्षा में आपको कोई भी प्रश्न रोकने की हिम्मत नहीं करेगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।